हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अमेरिका की क्रांति बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। चाहे आप बीए के विद्यार्थी हैं, चाहे आप एमए के विद्यार्थी हैं, आप इतिहास में कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आप सबको ये ज़रूर करना चाहिए। तो ये रहेगा आज का पार्ट 1 और जो है इसकी भी प्लेलिस्ट बन जाएगी। बी और एमए के विद्यार्थियों के लिए जो है इसमें बहुत अच्छे से जो है मैंने कवर अप किया है। लक्ष्मी की ये बुक है, तो आप लिखने के लिए जो है इसको आप पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहें। अमेरिका की क्रांति जो कि हुई थी 1776 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा ये बनता है कि अमेरिका की जो क्रांति हुई है इसके कौन कौन से कारण हैं, आपको प्रमुख कारणों का विवरण बताना है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से है कि जैसे मान लीजिए हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों का उपनिवेश था जैसे हमारा भारत था। तो ऐसे ही अमेरिका के 13 राज्य थे और इनके ये जो है उपनिवेश बने हुए थे, इंग्लैंड के बने हुए थे 13 राज्य। तो जो इंग्लैंड है इन 13 राज्यों पर किस तरह अपना शोषण करता है, शोषण करने के बाद जो वहाँ के लोग हैं वो किस तरह मुक्ति पाते हैं, तो ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी क्रांति जो है विश्व इतिहास की बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाओं में से एक है। इस घटना का इतिहास में अपना ही महत्व है और अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। अमेरिका के कितने राज्य थे? अमेरिका के 13 राज्य थे। इनके लोगों ने जो कि किसके गुलाम थे? जो कि इंग्लैंड के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? इंग्लैंड के ये गुलाम थे। और इन इंग्लैंड वालों ने इनके ऊपर इतना शोषण किया कि ये जो 13 राज्य के लोग हैं अपनी आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। जो इनका संघर्ष था ना, वो जितने भी हमने संघर्ष पढ़े हैं, चाहे फ्रांस की क्रांति को अगर हम देखें, चाहे हम रूस की क्रांति को देखें, ठीक है, चाहे हम प्रथम विश्व युद्ध देखें, तो इन क्रांतियों से, इस संघर्ष से ये बिल्कुल हटके था, अलग था। क्योंकि यह संघर्ष ना तो किसी गरीबी के कारण हुआ था, ना ही सामंती व्यवस्था के कारण हुआ था, ठीक है। ये जो था क्या था कि जो उससे असंतोष उत्पन्न हो रहा था, गरीबी, उससे जो असंतोष वहाँ के व्यक्तियों में हो रहा था और इतने हद से ज़्यादा उन पर अत्याचार किए हैं इस चीज़ का सहारा लेके। तो उसके बाद वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो सब एकजुट हुए और उस एकजुट, उनकी एकता, इस चीज़ का परिणाम जो है संघर्ष के रूप में उभरा। और ये शानदार संघर्ष जो है इंग्लैंड द्वारा अमेरिका जनता के शोषण और उसकी अपनाई गई कठोर नीतियों के बिल्कुल विरुद्ध था, ठीक है। क्योंकि ये हद से ज़्यादा इनका शोषण कर रहे थे और तरह तरह की कठोर नीतियां अपना रहे थे, जिसके तहत जो है अमेरिका के जो 13 राज्यों के लोग थे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, ठीक है। और एक विशिष्ट घटना है। और 13 राज्यों में यद्यपि काफ़ी विभिन्नताएं भी थी। अब आप देख सकते हो कि अगर क्लास में अगर 13 बच्चे बैठे हैं तो 13 बच्चों में आपको इतना इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तो 13 राज्यों की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि 13 राज्य और उसमें रह रहे लोग, तो उनमें कितनी विभिन्नताएं होगी, ठीक है। परंतु फिर भी आप कह सकते हो कि ऐसी परिस्थितियां बनी कि उनको सबको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था और जिससे एक शक्तिशाली, जो इंग्लैंड के विरुद्ध ये सब इकट्ठे हुए हैं, इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी ये इंग्लैंड के विरुद्ध हुए, खड़े हुए और इंग्लैंड से जो है अपने आप को मुक्त करवाने में, जो उनका शासन था इनसे मुक्त करवाने में इनको बहुत अच्छी सफलता भी मिली है, ठीक है। तो ये समरी आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे कि अमेरिका की दास्तां की कहानी, कैसे इनकी जो है ये दास बने हैं, इनकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, चलिए देखते हैं। अमेरिका, जिसे हम आज क्या कहते हैं, अमेरिका को आज हम कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये एक नवीन देश है और इसकी जो खोज है वो आकस्मिक घटना थी, बिल्कुल थी। कैसे थी? कुस्तुनतुनिया एक जैसे देश है उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। कब हुआ था? 1453 में। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो इससे क्या हो गया कि जो यूरोपीय देश है उसके लिए आवश्यक हो गया कि जो हमने अगर पूर्वी देशों तक पहुंचना है, भारत हमारा कहाँ है? भारत हमारा पूर्व की साइड है, यहाँ है ना भारत। तो पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि हमें एक नए व्यापारिक मार्ग की हमें खोज करनी पड़ी। तो स्पेन और पुर्तगाल ने इस दिशा में सबसे पहले जो हैं प्रयास किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले किसने प्रयास किए हैं? स्पेन वालों ने किए हैं और पुर्तगाल वालों ने किए हैं। तो स्पेन के राजाओं के प्रोत्साहन से इटली का जो नाविक था, नाविक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, वो कौन था? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। और इसने कब जो है 1492 में स्पेन से एशिया का मार्ग ढूंढने निकला था। ये कब निकला था? 1492 में कोलंबस स्पेन से निकला था। स्पेन और पुर्तगाल के जो थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयास किया कि हाँ, उनको व्यापार करना था, क्योंकि कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो इससे एक डायरेक्ट उनके लिए कह सकते हो कि एक मार्ग था। लेकिन इनको यूँ लगा कि हमें तो व्यापार करना है। तो सबसे पहले जो प्रयास किए वो स्पेन और पुर्तगाल ने किए, और स्पेन के राजाओं ने उनको प्रोत्साहन दिया। फिर वहाँ से एक इटली का नाविक आया जिसका नाम था कोलंबस, और इसने क्या किया? 1492 में स्पेन से एशिया का मार्ग ये ढूंढने निकला। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। उसने अटलांटिक सागर को पार किया और ऐसे स्थान पर पहुंचा जिसे इंडीज कहा गया है। क्या कहा गया है? इंडीज कहा गया है। और अगर वहाँ पे जो निवासी रहते थे, वहाँ पर जो लोग रहते थे, उनको क्या कहा गया? इंडियंस कहा गया है। क्या कहा गया है? इंडियंस कहा गया है। परंतु ये बात हो रही है 1492 की, लेकिन 1503 में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिगो नामक इटली के निवासी ने एक शोध पत्र में कोलंबस द्वारा खोजे गए स्थान को नव संसार या न्यू वर्ल्ड कहा है। किसने कहा है? अमेरिगो ने कहा है। 1503 में नव संसार कहा है। ठीक है, और 4 वर्ष के बाद एक जर्मन प्रोफेसर ने इसे विश्व का चौथा भाग बताया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 4 वर्ष के बाद एक जर्मन प्रोफेसर आया था, जो ये स्थान ढूंढा गया था इंडीज, और जिसे अमेरिगो कहा गया है, इटली के निवासी ने कहा था। तो इसको जर्मन प्रोफेसर ने क्या कहा था कि विश्व का चौथा भाग बताया है। तो अमेरिगो के लैटिन में अमेरिकस के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? फाइनली अमेरिका। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि पोप ने 1493 में इसे स्पेन और पुर्तगाल के शासकों के बीच में इसे नव संसार बांट दिया। कब बांटा? 1493 में। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि 15वीं सदी के अंत तक पश्चिमी द्वीप में कुछ बस्तियां स्थापित की गई, और स्पेन ने क्या किया? दक्षिण जो अमेरिका के क्षेत्र में रहने वाले 2 जातियां थी, एजरिक और इंका जाति, इन दोनों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और जो इनके राज्य थे, मैक्सिको और पेरू, ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे, इन सब पर 1521 में, 1533 में, इन सब पर इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आज का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें 1556 में सेंट ऑगस्टाइन ने पहली बस्ती जो है बसाई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बस्ती कब बसाई गई थी? वो बसाई गई थी 1556 में। किसने बसाई थी? सेंट ऑगस्टाइन ने, और जिसे क्या कहा गया है? फ्लोरिडा कहा गया है। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, क्या कहा गया है इसको? फ्लोरिडा कहा गया है। इन्हीं दिनों इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल भी नए संसार में अधिकाधिक रुचि लेने लगे, और यहाँ पर ये अपने उपनिवेश को स्थापित करने लगे। ठीक है, साथ साथ पहले तो स्पेन आ रहा था, अब इंग्लैंड भी आ गए, फ्रांस भी आ गए, हॉलैंड भी आ गए, स्वीडन भी आ गया, पुर्तगाल भी आ गया। इन सब ने इसमें ना रुचि लेनी शुरू कर दी। अमेरिका से आने वाले धन से क्या हुआ कि उस समय जो स्पेन था वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रहा था, और अब स्पेन समृद्ध हो रहा था, स्पेन और पुर्तगाली आगे थे। आपको मैंने अभी भी बताया ना, क्योंकि ये चाहते थे कि नए व्यापारी खोज करे। तो इटली का निवासी आया था कोलंबस, मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई है। तो अमेरिका से जो धन आ रहा था, तो स्पेन इससे बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रहा था, इंग्लैंड को इससे बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। फिर इसने इंग्लैंड ने क्या किया? महारानी एलिजाबेथ, इनका नाम भी ज़रूर सुना होगा, इसका समर्थन पाकर अंग्रेज समुद्री डाकू थे, उन्होंने स्पेनी जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। जो समुद्री डाकू थे, अंग्रेज समुद्री डाकू थे, उन्होंने जो स्पेन के जहाज़ थे उनको लूटना आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? स्पेन और इंग्लैंड में भयंकर युद्ध छिड़ गया, होना ही था, जिसमें स्पेन क्या हो गया? हार गया।
और एलिजाबेथ के आदेश पर गिलबर्ट तथा सर वॉल्टर रेले ने सेंट लॉरेंस नदी तक तथा फ्लोरिडा के बीच में प्रदेशों में अंग्रेजी बस्तियां बसाई, जिसका नाम क्या रखा गया? वर्जीनिया। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सेंट ऑगस्टाइन ने पहली बस्ती बसाई थी 1556 में संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसका नाम था फ्लोरिडा। तो वही आपको बता रही हूँ मैं। एलिजाबेथ जो एक महारानी थी, ठीक है, तो इसके आदेश पर गिलबर्ट तथा सर वॉल्टर रेले ने, इन दोनों का नाम आपने याद रखना है, ने सेंट लॉरेंस नदी और फ्लोरिडा के बीच में, ठीक है, लॉरेंस एक नदी है, फ्लोरिडा एक बस्ती है, इसके बीच में इन्हीं प्रदेशों में अंग्रेजी बस्ती यहाँ बसाई गई जब वहाँ पर स्पेन का जो था बोलबाला था, ठीक है। और जो ये बस्तियाँ बसाई गई तो इसका नाम क्या रख दिया गया? वर्जीनिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1606 में इंग्लैंड का शासक था जेम्स प्रथम। क्या नाम है? 1606 में इंग्लैंड के शासक का क्या नाम है? जेम्स प्रथम। इसने क्या किया? इसकी 2 कंपनियां थी, लंदन और प्लीमथ। अमेरिका में उपनिवेश बसाने की इसको इजाज़त दे दी। इंग्लैंड के शासक अपनी 2 कंपनियों को अमेरिका में इसने अपने उपनिवेश बसाने की इजाज़त दे दी 1606 में, ठीक है। 1607 में क्या हुआ? कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट आप ध्यान रख लेना, इसके नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नगर जो है इसकी स्थापना की थी। ये वही वर्जीनिया है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। यानी कि 1607 में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र में, जेम्स नदी है, नदी का नाम क्या है? जेम्स है, तो वहीं पर इन्होंने एक नगर बसा लिया अंग्रेजों ने, 120 अंग्रेज थे, तो जेम्स टाउन, ठीक है। लंदन कंपनी की ये पहली बस्ती थी और जो ये बस्ती थी, इनके लोग थे, इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कह सकते हो कि तंबाकू के व्यापार की संभावनाओं ने शेष लोगों को वहाँ जमे रहने की क्या दे दी? प्रेरणा दी थी कि हाँ कि तंबाकू का काम बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे ही जेम्स टाउन नामक जो ये है नगर की स्थापना हुई, जेम्स टाउन की स्थापना जैसे ही हुई, इसकी स्थापना के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने अन्य बस्तियां कायम कर दी, यानी कि वो अपना दबदबा बनाने में लगी हुई है। फिर 1620 में न्यू इंग्लैंड और 1629 में मैसाचुसेट्स, ठीक है, मैसाचुसेट्स कंपनियों को भी अपनी बस्तियां बसाने की इजाज़त मिल गई थी। कब मिली है? 1629 में, 1620 में न्यू इंग्लैंड। यहाँ पहुँचने वाले अधिकतर लोगों में किसकी संख्या ज़्यादा थी? तो ये जो सबसे ज़्यादा संख्या ज़्यादा थी वो थी प्यूरिटन की। किसकी थी? प्यूरिटन की जो है संख्या बहुत ज़्यादा थी। फिर इसके बाद 1632 की बात करें तो बाल्टीमोर, 1633 की बात करें तो कैरोलिना, 1681 की बात करें तो पेंसिल्वेनिया, इन सब की नींव रखी गई, ठीक है। और इसी तरह जब हम 1755 तक पहुँचे तो इसमें हमें क्या दिखा कि अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों की जो संख्या हो गई थी वो लगभग 13 हो गई थी, ठीक है। जो उपनिवेशों की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई हैं। और इन उपनिवेशों में यूरोप वासियों के जाने के क्या कारण थे? ये इतने इंटरेस्टेड क्यों थे अमेरिका में जाने के लिए? जो इंग्लैंड वाले थे इतने इंटरेस्टेड क्यों हो रहे थे? अब वो सुनो। यूरोप में जो होने वाले युद्ध और जनसंहार से इनको छुटकारा पाना था। पहले मेन कारण था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे, वो अपनी जान छुटाना चाहते थे। उस परिपाटी का भय जिसमें गरीब लोगों को पकड़कर युद्ध में भाग लेने के लिए बोला, अमेरिका और सत्ताधारियों को बेचा जाता था। इसमें व्यापार करने के लिए और लाभ कमाने की इनसे हद से ज़्यादा आशा थी। धार्मिक और सामुदायिक अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ईश्वर की पूजा करने की जो उनको आशा थी। यहाँ पहुँचने वाले लोगों में ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदाय थे, जिसमें आपके थे पहले कैथोलिक, दूसरे थे आपके प्यूरिटन्स, तीसरे थे क्वैकर्स, फिर थे आपके प्रेविस्टेरियन, फिर थे आपके बैप्टिस्ट। ये आपके थे पांचों, और लूथरवादी भी। इनको आदि को मना, ये सब कौन थे? ये मानने वाले थे। ये आपके संप्रदायों के मैंने आपको नाम बताए हैं, ठीक है।
ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदाय हैं, तो ये इन चीज़ों को मानते थे और इनमें धार्मिक मतभेद होते भी इन सब में क्या थी, मौलिक एकता थी। चाहे ये सारे अलग अलग आपको दिख रहे हैं नाम, लेकिन एक मौलिक एकता थी। ये अपनी मातृभूमि में प्रचलित पद्धति के प्रति बिल्कुल असंतोष थे। ठीक है, अमेरिका उपनिवेशों में जो इंग्लैंड है, स्पेन है, हॉलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, इन सब के अप्रवासी थे। परंतु उस समय जो अंग्रेजों की सर्वाधिक संख्या थी ना, वो कितनी हो गई थी, 90% हो गई थी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अश्वेतों को अफ्रीका से क्या बनाया जाता था, दास बनाकर भी यहाँ पर लाया जाता था। ठीक है, अमेरिका में। और यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहते थे, रेड इंडियंस, आपने ज़रूर सुना होगा। और इसमें यहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो इस प्रकार यहाँ एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ जिसमें अनेक तत्वों का मूल विद्यमान था। विभिन्न धर्म, विश्वास, भिन्न प्रकार के कार्य करने पर यहाँ के लोगों के सामने एक जैसी समस्याएं थी जिनके लिए उनको मिलकर संघर्ष भी करना था। और इस प्रकार अस्तित्व की भावना ने उनके बीच की खाई को मिटाया और ऐसी संस्कृति का उदय हुआ जो यूरोप से मिलती जुलती होने पर भी अपने आप में बिल्कुल अलग थी। मुझे उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे इन्होंने अपने उपनिवेश जो है स्थापित किए, अमेरिका में धीरे धीरे किए हैं, सडनली कुछ भी नहीं हुआ है। आप सोच सकते हो कि 1755 में जाकर 13 उपनिवेश हुए हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि जो उपनिवेश थे ये यूरोप में आना क्यों चाहते थे, क्या कारण थे, ये क्या सोच रहे थे उस चीज़ के बारे में, तो वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप इसको बीच में थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे जो उपनिवेश थे, उत्तरी उपनिवेश कौन कौन से थे वो देखते हैं। उत्तरी उपनिवेश थे आपके मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड द्वीप, ये सारे कैसे थे, पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्र थे। किस में आते थे, ये उत्तरी उपनिवेश में आते थे। यहाँ से इंग्लैंड को क्या मिलता था, यहाँ से इंग्लैंड को मिलता था लकड़ी, मछली और वन संपदा। मध्य उपनिवेश कौन कौन से थे, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड। इनसे इनको क्या मिलता था इंग्लैंड वालों को कि इतने इंटरेस्टेड ये हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा ना, तभी इन्होंने अपने 13 यहाँ पर उपनिवेश अपने स्थापित किए हैं। तो यहाँ से इनको मिल रहा था शराब और चीनी, अलग अलग जगह से इनको अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। दक्षिण उपनिवेशों से इनको कैरोलिना मिल रहा है, वर्जीनिया से इनको अनाज मिल रहा है, गन्ना, तंबाकू, कपास, इनको सबको मिलता था। इस प्रकार इन उपनिवेशों से इंग्लैंड को सोने चांदी के अतिरिक्त उद्योगों के लिए इसको कच्चा माल भी यहीं से मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर उत्पादित वस्तुओं की उपनिवेशों में आसानी से बिक्री भी यहीं पर हो जाती थी और सस्ते मजदूर भी हमें यहीं से मिल जाते थे। उपनिवेशों में देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की भी यहाँ पर खपत होती थी, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर बेरोजगार भी मिल जाते थे क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी और वहाँ पहुँचकर वो सुखमय जीवन बिताते थे। ठीक है, तो इस कारण से उपनिवेशों की जनसंख्या 1713 से लेकर अगर हम बात करें 1763 तक, इसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है, 4 गुना इनकी बढ़ोतरी हुई है और क्षेत्रफल इनका 3 गुना बढ़ गया। और अमेरिकी उपनिवेशों को भी अपने माल से फायदा होने लगा और वहाँ भी खुशहाली आने लगी। व्यापार जैसे जैसे बढ़ने लग गया तो उसके विकास से महानगरों की स्थापना हुई। कौन कौन से नगर थे, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, जेम्सटाउन तो अभी हुआ है, न्यूयॉर्क भी आपने नाम सुना होगा, और फिलाडेल्फिया। और इन नगरों में आपको शिक्षा के केंद्र भी यहाँ पर आपको मिले हैं। ठीक है, प्रिस्टन, येल, डार्टमाउथ आदि। धीरे धीरे इन उपनिवेशों के आंतरिक प्रशासन में जब हद से ज़्यादा इंग्लैंड का हस्तक्षेप बढ़ गया तो अब इनको दिक्कत होने लगी। किनको, अमेरिका के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर जो अमेरिका के लोग हैं वो काफ़ी खुश हो रहे थे। क्यों खुश हो रहे थे, क्योंकि उनके व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी और जब व्यापार में बढ़ोतरी हो रही थी तो इसके कारण वहाँ पर तरह तरह के नगर भी स्थापित हुए। अब इनको क्या पता था कि जब हम यहाँ पर अपने नगरों की स्थापना कर रहे हैं या हम अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं तो जो इंग्लैंड है जो ऊपर इतना देख रहे हैं कि कहाँ से हमें कौन सी चीज़ मिल रही है, उन चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया नहीं, वो अपने में ही लगे हुए थे। और वहाँ पर जो इंग्लैंड है इनका हद से ज़्यादा शोषण कर रहे थे कि यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, हमें सस्ते मजदूर मिल रहे हैं। उनको वहाँ पर सस्ते मजदूर मिल रहे थे इंग्लैंड वालों को, और यहाँ पर इनके काम बन रहे थे तो इनको मजदूरी मिल रही थी तो व्यापार बढ़ गया तो आपके नए नए नगरों की स्थापना हुई। अब जब इनको लगा कि हाँ अब उन्नति हो रही है, इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड का हस्तक्षेप हद से ज़्यादा बढ़ गया और इसने लोगों में असंतोष उत्पन्न हो गया और जिसके कारण क्या हुआ, जनता का विद्रोह अब झंडा बुलंद किया। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्रांति के कारण, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण जो है आपका अमेरिका की क्रांति हुई। उपनिवेशों में अधिकतर जो नागरिक थे वो कौन से थे, वो इंग्लैंड के थे, और वे अपने साथ इंग्लैंड की विचारधाराओं में भी लेकर आए थे। यहाँ आने वाले विदेशियों को जीवन शैली और विचारधाराओं का प्रभाव स्थानीय लोगों पर भी पड़ा है, बिल्कुल पड़ेगा। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है और आप एक दूसरे से बातचीत करते हो तो उसकी विचारधारा का प्रभाव आप पे कहीं ना कहीं पड़ेगा। आपकी जो आर्थिक चीज़ें हैं, संस्कृति होगी कि राजनीतिक दृष्टि से वो विकसित हुए हैं, हो गए थे, और विभिन्न मूल के जो अप्रवासी थे और स्थानीय लोगों में धीरे धीरे सामंजस्य भी स्थापित शुरू हो चुका था, और वर्तमान जो व्यवस्था थे उसके प्रति असंतोष में उनमें मौलिक एकता की भावना पैदा हुई। ठीक है, फिर कैसे जो आगे बढ़े कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, जब उपनिवेशों का मातृ देश इंग्लैंड द्वारा शोषण बढ़ता चला गया तो मातृ देश के विरुद्ध ये सारे के सारे खड़े हो गए और इंग्लैंड द्वारा अपनाई गई कठोर व्यापारवादी व्यवस्था, अब इनको कठोर लगने लग गई है कि एक टाइम पे ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो कठोर व्यापारवादी व्यवस्था और उनकी जितनी भी नीतियां थी औपनिवेशिक नीति से, इन सब ने इस विद्रोह को जन्म दिया और अमेरिकी क्रांति का एक साथ धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शक्तियों का यह सारा परिणाम थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो उपनिवेश इन्होंने स्थापित किए थे तो इंग्लैंड के थे, और जब इंग्लैंड वासी आए थे तो इनकी विचारधाराओं का इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इन दोनों में जो है कोऑर्डिनेशन बनने लग गया। जैसे जैसे अब जब कोऑर्डिनेशन बनने लग गया तो कहते हैं ना, जैसे तो उंगली पकड़ाई थी और उसने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया, तो ये वाला सीन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड का यहाँ पर जो है शोषण बढ़ गया, क्योंकि उनको उनकी रग पता लग गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद जितने भी अब उनको लगने लगा कि ये हमारा तो शोषण हो रहा है, शोषण होने के बाद फिर इन्होंने विद्रोह को जन्म दिया। अब अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको आप दो भागों में बांट सकते हो समझने के लिए, मौलिक कारण या आधारभूत कारण या तत्कालिक कारण। मौलिक कारण हम आज करेंगे, तत्कालिक कारण हम कल की क्लास पे करेंगे। तो चलिए मौलिक कारण को पढ़ते हैं। अमेरिकी लोगों की स्वतंत्रता प्रेमी भावना। अमेरिका के लोग बहुत ही दबंग थे, स्वाधीन लोग थे, जिन्हें शुरू से ही स्वतंत्रता से प्रेम था। वे जब से अमेरिका में बसे थे वो तब से स्वतंत्र वातावरण का ही निर्माण कर रहे थे। शुरू से ही उपनिवेशों ने सिद्ध कर दिया कि वे स्वतंत्रता प्रेमी हैं। झलक दिखती है उनकी 1619 में कि जब वर्जीनिया उपनिवेश के लोगों ने एक प्रतिनिधि जिसमें इसमें स्थापना की थी। ठीक है, और 1636 में रोज विलियम्स के नेतृत्व में ओल्ड झाइलैंड कॉलोनी में रहने वाले लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता जो है दी गई थी। मतलब इस पैराग्राफ में ये दिया गया है कि अमेरिका को स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगती थी और सडनली उनके साथ ऐसा होने लग गया कि इंग्लैंड ने इनका शोषण शुरू कर दिया। अगर एक बंदा बहुत खुल के जी रहा है और अगर आप उसको प्रतिबंध कर दोगे तो वो तो विद्रोह करेगा ही ना। तो यही सब कुछ इसमें हुआ, इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। ठीक है, सारा आप देख लेना। और ऐसी स्थिति में उपनिवेशों की जनता कैसे सहन कर सकती थी कि जिसमें स्वतंत्रता की भावना इतने टाइम से जीवित थी, विकास जिसका हो रहा था, और आप उसको कहो कि मैं आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देता हूँ, तो दूसरा लोग उनको यह सिखाए कि शासन किस प्रकार चलाया जाता है, और साथ में आप उनको ये भी बोल रहे हो कि शासन किस प्रकार चलाया जाता है। आप उनके साथ गलत भी कर रहे हो और आप उनको ये भी सिखा रहे हो कि शासन किस प्रकार चलाया जाता है, जो इतने टाइम से वो अपना शासन चला रहे थे। ठीक है, और वे परिस्थितियों के अनुकूल कानून स्वयं बनाना चाहते थे। तो इसलिए उस स्वतंत्र प्रिय भावना ने ही अंततः 1776 में स्वतंत्रता संघर्ष का रूप ले लिया। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन ने यहाँ कहा था कि वास्तव में अमेरिकी क्रांति का जो प्रारंभ हो चुका था फाइनली, वो 1620 में ही शुरू हो गया था। और वर्जीनिया को कब हुआ था, जब वर्जीनिया को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया था, तभी शुरू हो गया था। ठीक है, इसमें आपका यही लिखा हुआ है, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव था। ठीक है, अमेरिका के जो 13 उपनिवेश में बसने वाले जो लोग थे वो इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं रखते थे। याद करो, 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। तो अमेरिका के जो 13 उपनिवेश, अब तो अमेरिका के ही बोलेंगे ना, तो इनको इंग्लैंड से कोई भी विशेष लगाव नहीं था। क्या कारण थे जो लगाव नहीं था? प्रथम कारण ये था कि जो बहुत से लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान हो गए थे और उपनिवेशों में आकर बस गए थे, वो इसलिए उपनिवेश बने थे, मतलब अमेरिका में आ गए थे। ऐसे लोगों को इंग्लैंड के चर्च और वहाँ की सरकारों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थे। दूसरा क्या था कि जो इंग्लैंड के शासकों ने
अमेरिका में ऐसे अपराधियों को सजा काटने के लिए भी भेजा था जो इंग्लैंड के कारागारों में बंद थे, और जजों ने उन्हें दंड भुगतने की बजाय अमेरिका जाकर बसने का अवसर दे दिया। ये क्या बात हुई? अगर आपने उनको अलग करना है तो वहीं कर दो, अमेरिका भेजने की क्या जरूरत थी उनको? तो ऐसे लोगों की संतानों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम की आशा करना निरर्थक था। बिल्कुल था, वो क्यों इसके प्रति कुछ ना कुछ सोचेंगे। तीसरी, उपनिवेशों में रहने वाले लोगों और इंग्लैंड के लोगों में धार्मिक मतभेद भी बहुत ज़्यादा था, और इंग्लैंड के लोग जो थे एंग्लिकन चर्च को मानने वाले थे, और उपनिवेशों की जनता जो थी क्या थी, वो प्यूरिटन थी, और इस धार्मिक भिन्नता से भी उनका इंग्लैंड के प्रति जो है बिल्कुल भी प्रेम नहीं रह पाया। चौथा क्या था? इंग्लैंड के अलावा यूरोप के अन्य देश के लोग भी उपनिवेशों में आकर बसे थे। ठीक है, इंग्लैंड के अलावा जो थे और भी देशों के लोग यहाँ पर आकर बस गए थे, तो उसमें इंग्लैंड के प्रति प्रेम की बात सोचना भी मूर्खता होगी। बिल्कुल है, और क्योंकि और देश भी आ गए हैं। उपनिवेशों की समानता की भावना अधिक प्रबल थी, जबकि इंग्लैंड में अभी भी वर्ग भेद बना हुआ था। वहाँ आपकी जो पहली लाइन है उसमें यही दिया हुआ है कि जो उपनिवेश थे उसमें इतनी विभिन्नताएं थी, लेकिन फिर भी वो एकता में बंधे रहे और उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। उनमें हमें समानता दिखती है, लेकिन अभी भी इंग्लैंड में आपका वर्ग भेद बना हुआ था और समाज में कुलीन की क्या थी? प्रधानता थी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का क्लियर हो गया होगा आपको। व्यापार और उद्योगों पर प्रतिबंध लगा। इंग्लैंड जो था इन अमेरिकी उपनिवेशों को अपनी आय का एक साधन समझता था और वहां से अधिकाधिक लाभ भी कमाना चाहता था। ठीक है, बिल्कुल वो समझता था, वो तो बस अपना काम चला रहा था। और इंग्लैंड को उपनिवेशों से कच्चा माल भी मिलता था, और इंग्लैंड जिन वस्तुओं को तैयार करता था उन्हें वहां अधिक मूल्यों पर बेचता था। इस प्रकार से उपनिवेश एक प्रकार के इंग्लैंड के बाजार के रूप में था। जैसे वो चाहता था वैसे ही वो काम किया जाता था, और इंग्लैंड ने इन देशों के व्यापार, वाणिज्य और उद्योग पर भी बहुत प्रतिबंध लगा दिए। पहले काम निकाल दिया, फिर उसके बाद प्रतिबंध लगा दिए, और वाणिज्यवादी सिद्धांतों पर चलते हुए अंग्रेजों ने इन उपनिवेशों पर ऐसे कानून ला दिए कि जिससे उपनिवेशों को उन वस्तुओं का निर्माण करने से रोक दिया गया, और इंग्लैंड में उसी तरह की बनी वस्तुओं की प्रतियोगिता करती थी। ठीक है, मतलब कि बंद लगा दिया, फिर उसके बाद फिर से वैसे हो गए। दोषपूर्ण की शासन प्रणाली भी थी। जैसे ये प्रशासनिक जितने भी थोड़ा सा ब्लर है, ये प्रशासनिक अधिकारों से वंचित थे, बिल्कुल थे। इनकी शासन प्रणाली के 3 मुख्य अंग कौन कौन से थे? देखिए, एक तो था गवर्नर, दूसरा था गवर्नर की कार्यकारिणी, तीसरा था विधायक सदन असेंबली। और जो इसमें 2 अंग थे इस व्यवस्था की, जो पहले 2 है, यानी कि गवर्नर हो गया और गवर्नर की कार्यकारिणी होगी, ये ब्रिटेन के सम्राट के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करती थी। जो ब्रिटेन का सम्राट था ना, उसके अनुसार ये काम करती थी, गवर्नर और गवर्नर की कार्यकारिणी। और ये ब्रिटेन का जो सम्राट था उसी के प्रति ये सारे के सारे उत्तरदायी थे। कार्यकारिणी और गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी, और स्थानीय जनता का उनसे कोई भी संबंध नहीं होता था। अगर इनकी नियुक्ति की बात करें तो इसमें जो है ब्रिटिश सम्राट करता था, स्थानीय जनता का उनसे कोई भी लेना देना नहीं था। शासन प्रणाली की अगर तीसरे अंक की बात करें तो क्या है? विधायक सदन है और व्यवस्थापिका के सदस्य हैं। इनका चुनाव जो है जनता द्वारा किया जाता था। तीसरा जो सदन होता था विधायक सदन, उसका चुनाव कौन करता था? जनता करती थी। और कानून बनाने का और अगर टैक्स लगाना है उसका अधिकार किसको दिया जाता था? विधायक सदन के पास था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था? गवर्नर द्वारा जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया था, क्योंकि ये कानून भी बना रहे हैं, ये टैक्स भी लगा रहे हैं, तो कैसे इसका विरोध कर सकता था? तो फिर भी कह सकते हो कि गवर्नर के पास अपने विशेष अधिकार भी थे, और फिर भी वो क्या कर सकता था? जो व्यवस्थापिका के कानून को रद्द भी कर सकता था, और व्यवस्थापिका भी गवर्नर के वेतन हो गए नियमों को अस्वीकार भी कर देती थी। इस प्रकार कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका में हमेशा ही झगड़ा चलता रहता था, और आप इस कहानी को समझ गए होंगे। बड़े बड़े पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति, बिल्कुल ब्रिटेन के हाथ में राजनीतिक सत्ता थी, इसलिए वे उपनिवेशों पर न केवल आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने में समर्थ था, बल्कि वो क्या करता था? राजनीतिक नियंत्रण भी बनाए रखना चाहता था। और ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनका तर्क ये था कि उपनिवेश के नागरिक राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और इस कारण वे शासन का कार्य नहीं कर सकते। अब किसी ना किसी तरह, तो जैसे कि हमारे भारत में भी यही चीज़ थी, कहते थे ना, अंग्रेज बोलते थे कि भाई कि इनको तो संविधान बनाना ही नहीं आएगा, ये काम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सेम ये भी यही बोलते थे कि राजनीतिक दृष्टि से बिछड़े हुए हैं और इनको काम करना आता नहीं है, तो हम इन पे हुकूमत चलाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक लेखकों के विचारकों का प्रभाव बिल्कुल पड़ा है जनता पर। राजनीतिक जितने भी लेखक हैं उनके और विचारक हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसे टॉमस पेन हो गए, लोक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, कांत, जेफरसन, ये जितने भी विचारक हैं इनकी उपनिवेशवादी अत्यंत प्रभावित हुए हैं। वाल्टेयर भी इस सदी का सबसे बड़ा लेखक था, दार्शनिक था, जिसने सत्ता को चुनौती दी है और विवेक का इसने समर्थन किया है। इसने बहुत सारे नाट्य लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, निबंध हैं, इतिहास हैं, कविताएं हैं। तो इन सब ने जो इस सब है ये जो वाल्टेयर ने लिखा है और इसमें अन्याय और अत्याचार, अज्ञान सबका इसने पर्दाफाश किया है। और जितने भी इसके विचार थे वाल्टेयर के, जब ये 1776 में अमेरिकी क्रांति आई थी, इस चीज़ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और अगर हम मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो शक्तियों के पृथक्करण का भी सिद्धांत इसमें प्रचलित किया है। जॉन लॉक की एक स्टेटमेंट है कि हर व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जैसे कि जीवन है, स्वतंत्रता है और निजी संपत्ति का अधिकार। ये किसने स्टेटमेंट दी है? जॉन लॉक ने दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी बुद्धि का जब आप प्रयोग करते हो तो मनुष्य इन प्राकृतिक अधिकारियों की रक्षा के लिए अपनी ही सरकार बना सकते हैं। अगर आपके पास अपनी बुद्धि नहीं है तो आपके प्राकृतिक जो अधिकार आपको दिए गए हैं ये व्यर्थ है। तो अपनी बुद्धि का सही जगह प्रयोग करो और जो आपको प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं उनकी आप रक्षा करो। अगर आप उनकी रक्षा कर सकते हो तो आप अपनी सरकार भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। हमारे मौलिक कारण कंप्लीट हुए। कल मैं आपको तात्कालिक कारण से हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो इसकी प्लेलिस्ट है मैं अभी जनरेट कर दूंगी। और आपके बीए सेकंड सेम में और आपका यूनिट 3 कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें मैंने आपको प्रतिहार वंश बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई विद्यार्थी है सेकंड सेम की प्रिपरेशन कर रहा है और जिनके एग्ज़ाम मई में होंगे, मई जून ऐसे ही होंगे, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो चैनल से जुड़ सकते हो। यूनिट 3 मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो अभी मैं आपको कन्नौज का करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको प्रतिहार वंश करवा दिया है, फिर मैं आपको पाल वंश करवाऊंगी। तो उसकी भी जो है प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो प्लीज़ आप विजिट कीजिए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।